तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की PT 365 फॉर UPSC CSE प्रीलिम्स 2024। उम्मीद करूंगा इसके प्रीवियस अपलोडेड वीडियोस जहां पे हमने दूसरे सब्जेक्ट की PT 365 को कंप्लीट किया है, जैसे पॉलिटी, जैसे एनवायरनमेंट, जैसे इकोनॉमी, जैसे सोशल इश्यूज, उनके वीडियोस को आपने ज़रूर देखा होगा। उसी सीरीज़ में हम इस पर्टिकुलर लेक्चर में देखने की, जानने की और समझने की कोशिश करेंगे, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियोस में बाकी के सब्जेक्ट्स की PT 365 में किया, कि जो भी टॉपिक कवर किए गए हैं इस मैगजीन में वो क्यों इम्पॉर्टेंट है। हम ये भी देखने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन से ऐसे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स न्यूज़पेपर में पब्लिश किए गए हैं जिन पब्लिकेशंस के थ्रू इन आर्टिकल्स को PT 365 ने कवर किया है। हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ध्यान में रख के कि कैसे क्वेश्चंस इन टॉपिक से पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं। हम ये भी यहाँ पे ये चीज़ सीखने की कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी इन टॉपिक्स को कैसे पढ़ा जाए। साथ ही मैं आपको ये भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इनके अंतर्गत कौन से सब टॉपिक्स को आपको पढ़ के जाना है। जो मैगजीन आपको नहीं बताएगी वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको दे रहा हूँ, और विद द हेल्प ऑफ आर्टिकल्स बता रहा हूँ कि कैसे साल भर न्यूज़पेपर्स में हमने जो आर्टिकल सेव करके रखे थे उसका फ़ायदा अब हमें मिल रहा है। तो विदाउट एनी डिले शुरू करते हैं। अब देखो, सबसे पहला जो टॉपिक कवर किया गया है वो है बायोटेक्नोलॉजी का। बायोटेक्नोलॉजी की बात हो उसमें जीन्स, जीनोम, जीनोम एडिटिंग, जीनोम सीक्वेंसिंग, जीनोम मॉडिफिकेशंस, जीन मॉडिफिकेशन, इनकी बात ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी में एक स्टूडेंट को पता होना चाहिए इन सब के बारे में, प्लस एक ऐसा टॉपिक जिस पे UPSC लगातार साल दर साल क्वेश्चन पूछ रही है, जिसका नाम है CRISPR Cas9। इसके बारे में तो आप सब जानते ही होंगे। तो यहाँ पे अगर आपको CRISPR Cas9 के बारे में नहीं पता, जो कि एक जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी है, तो इसके बारे में आपको पढ़ के जाना है। आपको यहाँ पे पढ़ के जाना है वरुण के बारे में, जो कि एक हाई यील्डिंग इंडियन मस्टर्ड वैरायटी है। इसी के साथ साथ जो डिफरेंट एडिटिंग प्रोसेस होती है, जैसे SDN1, SDN2 और SDN3, इन सब के बारे में पढ़ना है। और आखिरी में BT कॉटन के बारे में और DMH11 के बारे में आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जितने भी टॉपिक्स के नाम अभी हमने देखे, इनको एक साथ कैसे पढ़ा जाएगा। तो जैसे कि मैं आपको हर बार कहता हूँ पढ़ाते हुए कि हर चीज़ को एक साथ पहले से जॉट डाउन करके माइंड मैप बना के रखो, और ऐसे ही मैंने आप सबको पढ़ाया भी है पूरे साल। तो उसी तरीके से आपको पढ़ना है, जैसे सेल, न्यूक्लियस, क्रोमोसोम, जीन्स, DNA, जीनोम, ये सब एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड हैं ये पढ़ो। फिर पढ़ो जीनोम, जीनोम सीक्वेंसिंग, जीनोम मैपिंग। इसके बाद में पढ़ो जीन एडिटिंग के बारे में, जिसमें आता है CRISPR Cas9। ये सबने देखा है। ये है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, और भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो UPSC प्रीवियस ईयर में पूछ चुका है। जीनोम सीक्वेंसिंग पे देखोगे तो UPSC क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, लगातार हमें यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे जीनोम सीक्वेंसिंग, जीन्स एडिटिंग और जीन थेरेपी, सिर्फ यही नहीं, मैगजीन ने तो सिर्फ इसी को कवर किया है। आपको इसके अंदर जाके, जैसे जीन एडिटिंग में कौन से 2 तरीके होते हैं, जैसे जीन थेरेपी में कौन से 2 तरीके की थेरेपी होती है, सोमैटिक सेल और जर्म लाइन, आपको ये भी पढ़ना है। इसके बाद में जैसे कि अभी हमने देखा कि यहाँ पे SDN1, SDN2 और SDN3 इन टेक्निक्स के नाम मेंशन किए गए। मैं आपको ये लगातार पूरे साल भर बताते आ रहा हूँ कि साइट डायरेक्टेड न्यूक्लियस टेक्नोलॉजी पे क्वेश्चन आना बहुत ज़्यादा प्रोबेबल है। मेजॉरिटी ऑफ द एस्पिरेंट इस चीज़ को कर ही नहीं पाएंगे,
क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि चीज़ होती क्या है। हमको यहीं पे अपने नंबर लेके निकलना है आगे उनसे, ठीक है। अपने कॉम्पिटिटर को ऐसे टॉपिक्स में बीट करना है। हमने हार्डली इसको 5 से 10 मिनट में पढ़ा है। इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है। इससे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत अच्छे हैं। आपको पीटी 365 में भी ये देखने को मिला, और हमने साल भर कम से कम 10 बार न्यूज़पेपर में इस टॉपिक को पढ़ा है, तो इसको ज़रूर पढ़ के जाना। हमने एक टॉपिक इसके साथ एक और पढ़ा है जो आपको पढ़ना है, होमिंग एंडोन्यूक्लियस टेक्नोलॉजी, ठीक है। क्वेश्चन कैसा आएगा इसमें मैं आपको ये बता देता हूँ। क्वेश्चन आएगा सिंपली SDN1, SDN2 और SDN3 को कंपेयर करता हुआ, और उसमें आपको दिया जाएगा फॉरेन DNA किस में होता है और किस में नहीं होता है, बस इसी पे क्वेश्चन आएगा। खैर, ये जो अभी हमने SDN की बातें करी, ये SDN हम पढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि जीन एडिटिंग की मेजर अप्रोचेस होती हैं, जिसमें क्रिस्पीआर CS9 पर ऑलरेडी UPSC क्वेश्चन पूछ चुका है बहुत बार। SDN पे अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, न ही होमिंग एंडोन्यूक्लियस टेक्नोलॉजी पे। प्रोबेबिलिटी है कि इस बार UPSC इसको ना पूछ के इन दोनों से क्वेश्चन पूछेगा, और बच्चों को लगेगा कि यार ये कैसे क्वेश्चन आया। जबकि देखा जाए तो इस पे ऑलरेडी 4 बार क्वेश्चन पूछ के UPSC हमको ये बता चुका है कि बेटा ये दोनों पढ़ के आना, वरना भगा दूंगा मैं तुमको। और अगर आप नहीं पढ़ के जा रहे हो तो आप डिसाइड करो कि बेवकूफ़ कौन है, ठीक है। इसी के साथ आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए कि हमारे देश में कौन से लॉज और कौन से प्रोसीजर्स गवर्न करते हैं जीनोम एडिटिंग को। 2-4 एक्ट तो सब बता देंगे, मगर ये सारे के सारे एक्ट अगर आपको नीचे लिखे हुए दिख गए तो मेजॉरिटी स्टूडेंट इसको सही नहीं कर पाएंगे, मगर आप कर पाओगे, ठीक है। तो इसको इस तरीके से पढ़ के जाना, तो पूरा का पूरा टॉपिक एक बार में आपका कवर हो जाएगा। रही बात मस्टर्ड वाले टॉपिक की और BT कॉटन वाले टॉपिक की, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस टॉपिक को PT 365 ने कवर क्यों किया है। कम से कम 8 से 10 आर्टिकल्स इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू ने छापे हैं विथ रिस्पेक्ट टू DMH11, डेट इज धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11। ये किस यूनिवर्सिटी ने बनाया है, इसकी कितनी ज़्यादा ईल्ड है, इसमें कौन से जीन्स के सिस्टम को हमने यूज़ किया है, ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे। आपसे पूछेंगे कि इसकी प्रोसेस में हमने किसके साथ इसको क्रॉस किया है। जवाब है वरुण, जिसका टेक्निकल नाम है बर्नेस 9। अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया और अगर आप इसको सही नहीं कर पाए तो इट्स टोटली योर फॉल्ट, क्योंकि मल्टीपल टाइम हमें न्यूज़पेपर में यह आर्टिकल देखने को मिला है। तो अब भले DMH11 की बात हो, भले ही GM मस्टर्ड की बात हो, भले ही BT कॉटन की बात हो, या राइस जैसे गोल्डन राइस हो गया, पोकल्ली पैडी हो गया, काला नमक राइस हो गया, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए टॉपिक हैं। जैसे BT ब्रिंजल हो गया, ये सारे के सारे टॉपिक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसमें से कोई भी टॉपिक अलग नहीं है, बस नाम बदलते जा रहे हैं, उसके अंदर के जो जीन्स हैं वो बदलते जा रहे हैं। जैसे BT कॉटन के अगर एलियन जीन्स पूछेंगे तो उसके नाम अलग हैं, मस्टर्ड के जीन्स पूछेंगे तो उसके नाम अलग हैं, सिर्फ इतना सा फर्क है। आपके अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है कि इसमें भी जीन्स यूज हो रहे हैं एलियन, इसमें भी हो रहे हैं, कौन से हो रहे हैं, बस वो पढ़ के जाना है, आपसे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, डेट आई कैन अश्योर यू, ठीक है। तो यहां पे इस टॉपिक को कवर कैसे करना है, आपको सीधे कूद मत जाना, जैसा मैंने पढ़ाया है बिल्कुल उसी तरीके से पढ़ के जाना है। सबसे पहले जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप के बारे में पढ़ोगे। GM क्रॉप को पढ़ने के बाद में इसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग कैसे होती है वो पढ़ोगे। इसके बाद में पढ़ोगे कि कौन कौन से जीन्स को इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद में पढ़ोगे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के बारे में और हाइब्रिड क्रॉप्स के बारे में। इन सबको पढ़ने के बाद में आप कूदोगे BT कॉटन, DMH11 और इन सब चीज़ों पे, ठीक है। ये इसका सीक्वेंस रहने वाला है। इन सारी चीज़ों को अगर आप पढ़ लोगे तो ये जो टॉपिक आपको बताना चाह रहे थे ये पूरा टॉपिक आपका कवर अपने आप हो जाएगा। इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक कवर है वो है जीन ड्राइव टेक्नोलॉजी। अब बहुत ध्यान से देखना, इस पूरी टेक्नोलॉजी को समझने के लिए आपको सिर्फ मच्छरों के बारे में समझना है।
क्योंकि इस टेक्नोलॉजी के थ्रू हम मच्छरों की पूरी प्रजाति को ख़त्म कर देंगे, उनके जीन्स को अल्टर करके। हम यहाँ पे नॉर्मल इनहेरिटेंस कैसे होता है मच्छरों में और जीन्स ड्राइव इनहेरिटेंस कैसे होगा, सिर्फ अगर इस चीज़ को समझ लें तो हम इस पूरे टॉपिक को समझ चुके हैं। तो यहाँ पे आपको जीन ड्राइव टेक्नोलॉजी को समझते हुए ये समझना है कि ये काम कैसे करती है। इसके काम करने की कुछ स्टेप्स हैं, जैसे इसमें CRISPR-Cas9 का यूज़ करके हम किस तरीके से एक जीन्स को इंसर्ट कर रहे हैं, जिसे जीन ड्राइव कह रहे हैं, ये आपको पढ़ना है। फिर मेटिंग कैसे करवा रहे हैं, नेचुरली रिपेयर कैसे हो रहा है मेल गैमेट, कैसे ये जीन ड्राइव को एनहेंस कर रहा है नेक्स्ट जनरेशन में, और पूरी मच्छर की प्रजाति को हम खत्म कर रहे हैं। ये प्रोसेस अगर आपने समझ ली तो इस जीन ड्राइव टेक्नोलॉजी का आप एप्लीकेशन समझ जाओगे, और अगर आपने इसका एप्लीकेशन समझ लिया तो आप पूरी जंग जीत जाओगे। तो बस सिर्फ ये 6 पॉइंट जो बताए हैं मैंने, इस तरीके से पढ़ लेना, आपका पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक इंपॉर्टेंट कवर करा है वो है स्टेम सेल पे। स्टेम सेल पे 2 तरीके के मेजरली क्वेश्चन बनते हैं। एक तो है स्टेम सेल ट्रांसप्लांट काम कैसे करता है, पहला क्वेश्चन ये बनता है। और दूसरा क्वेश्चन बनता है कि स्टेम सेल की कितनी कैटेगरीज होती हैं। यहाँ पे ऑलरेडी यूपीएससी प्लूरीपोटेंट, मल्टीपोटेंट पे कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है। तो आपको प्लूरीपोटेंट, मल्टीपोटेंट, टॉटीपोटेंट और यूनिपोटेंट के बारे में डिफरेंसेस पता होने चाहिए। तो देखो, जब आप लोग स्टेम सेल थेरेपी को पढ़ोगे तो आपको जानने को मिलेगा कि प्लूरीपोटेंट जो होता है उसका एग्जाम्पल है एम्ब्रॉयनिक, मल्टीपोटेंट एडल्ट स्टेम सेल, और इंड्यूस्ड जिसे आप लैब में रीप्रोग्राम करते हो। इसके बाद में जब आप कैंसर के बारे में पढ़ते हो तो वहाँ पे आप स्टेम सेल थेरेपी के बारे में पढ़ते हो कि ये काम कैसे करती है, ठीक है। और आखिरी में आपको यहाँ पे पता होना चाहिए सेल पोटेंसी के बारे में। जैसे डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सेल पोटेंसी आपसे पूछ सकते हैं, जैसे सबसे ज़्यादा होती है टूटीपोटेंट, फिर प्लूरीपोटेंट, इस तरीके से। बस ऐसे 4 से 5 क्वेश्चन आपके बनते हैं। अगर आपकी इस पर कमांड है, आप अपने कॉम्पिटिटर से आगे निकल चुके हो। इसके बाद में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है 3 पेरेंट बेबी। अब देखो, ये जो 3 पेरेंट बेबी है, आपको ये क्यों नहीं पढ़ना है, मैं आपको ये समझाता हूँ। अगर आप लोगों ने क्लोनिंग का टॉपिक पढ़ा है, जिसमें एक टाइप की होती है डीएनए क्लोनिंग, है ना, जुड़वा बच्चा आपको एक जैसे दिख रहे होंगे, ठीक है। एक होती है थेराप्यूटिक क्लोनिंग। इन दोनों पे मैं अभी नहीं जा रहा, क्योंकि मुझे 3 पेरेंट बेबी की बात करनी है। आपको यहाँ पे रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग अगर आती है, जहाँ पे हमने देखा था कि एक का एग ले लो, है ना, एक का ऊपर वाला माइटोकॉन्ड्रिया ले लो, दोनों को मिला के तीसरे में भेज दो। तो अगर आपको रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग आती है, जो कि हमने यहाँ पे पढ़ी थी, तो आपको ये 3 पेरेंट बेबी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सेम प्रोसेस है। इस चीज़ को पढ़ लेना, वो चीज़ अपने आप हो जाएगी, ठीक है। तो कहने का ये मतलब है, एक टॉपिक को पढ़ो और 2 टॉपिक तैयार हो जाएंगे। तो टॉपिक क्या है? टॉपिक है क्लोनिंग का। ये तीनों तरीके की क्लोनिंग पढ़ लेना, आपका 3 पेरेंट बेबी का टॉपिक भी कवर हो जाएगा और क्लोनिंग का टॉपिक भी कवर हो जाएगा। इसके अलावा जो अलग अलग प्रोसेसेस होती हैं, जैसे एन्क्लुएशन का मतलब क्या होता है, ब्लास्टोसिस्ट का मतलब क्या होता है, सेल हाइब्रिड, ये सारी प्रोसेस भी इस टॉपिक को कंप्लीट करते ही आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो मैगजीन में जितना दिया है वो तो हो गई, उसके अलावा 5 टॉपिक और एक्स्ट्रा कवर हो जाएंगे। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है CAR T सेल थेरेपी। इसके बारे में तो मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ना चाहिए कि ये टॉपिक कितनी बार यूपीएससी पूछ चुका है। तो यहाँ पे हम लोगों को ये जो चिमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी है, इसमें बेसिक कुछ चीज़ों को पढ़ के जाना है। जैसे ये किसने डेवलप किया, ये कैसे किया जाता है, कैसे आप टी सेल्स को पेशेंट से निकालते हो, कैसे लैब में मॉडिफाई करते हो, और कैसे उसमें इंसर्ट करते हो, साथ ही इसके कुछ एग्जाम्पल। बस अगर आपने इतनी चीज़ें पढ़ ली, आपका काम बन जाएगा, ठीक है। इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि यूपीएससी का फोकस जो है वो बी सेल और टी सेल पे बढ़ता जा रहा है।
तो टी सेल जो होते हैं वो वाइट ब्लड सेल की क्लास होती है। ध्यान रखना, वाइट ब्लड सेल पे बहुत अच्छा प्रोबेबिलिटी है कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो अभी के लिए इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं इतने ही टॉपिक डिस्कस करूंगा। आप इतने टॉपिक्स को कवर करो, बाकी के टॉपिक्स हम सारी टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं। मैं बस आपको फिर से एक बार रिवीजन मोड के लिए बता रहा हूँ इसी चीज़ें कि इनमें क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। अगर आप इस सीरीज़ का पार्ट बनना चाहते हो तो यू कैन जॉइन द करंट अफेयर्स कोर्स विच यू कैन फाइंड on the website of Buddhi Academy, www.buddhiacademy.in. That's it from my side for this particular video. We'll meet you soon in the next video. Till then, keep shining. Have a good day.